हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास और उसमें आज पढ़ेंगे हम भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी बारे में जानकारी बता दो कि अंग्रेजों ने ये अधिनियम क्यों बनाया, उनकी क्या मजबूर, क्योंकि वो बिना मजबूरी के बिना जरूरत के कोई भी काम भारत में नहीं करते थे। वो जो भी काम करते थे वो उनको जिस चीज की जरूरत होती थी उसी के लिए वो कोई भी कानूनी नियम बनाते थे। तो इसको उन्होंने क्यों बनाया, इसका मेन कारण ये था कि जब 1857 का युद्ध हुआ था तो जो स्थिति थी उसको काबू करने में अंग्रेजों को बहुत परेशानी हुई। तो जो अंग्रेज थे उनको लगा कि अगर भारत में प्रशासन करना है, भारत में प्रशासन करना है तो उसके लिए भारतीय लोगों को अपने विश्वास में लेना बहुत जरूरी है, उनको अपने फेवर में लेना बहुत जरूरी है। तो इस काम के लिए भारतीय लोगों को अपने विश्वास में लेने के लिए, अपने फेवर में लेने के लिए उन्होंने कुछ वादे किए, कुछ नियम बनाए, कुछ कमी रह गई तो उनको पूरा करने के लिए और नियम बनाए। तो उसी कड़ी में एक ये अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम 1861। ये भी इसी चीज के लिए केंद्र था कि कैसे भी करके भारतीय लोगों को अपने सहयोग में, अपने विश्वास में लिया जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस नियम में क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। ये चीज हमने इसलिए लिखी है कि आप जब इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, डिटेल बहुत कुछ है इसमें इसके बारे में, लेकिन ये जो चीजें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो आपको क्या याद रखना है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। ठीक है, नंबर 2, वायसराय को आपातकाल में 6 माह के लिए अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी गई। जो वायसराय था उसकी एक कार्यकारिणी परिषद थी जो कि 4 सदस्य थी। उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। तो कार्यकारिणी परिषद की संस्तुति के बिना अपने स्वविवेक पर जो वायसराय था आपातकाल घोषित कर सकता, आपातकाल में अध्यादेश पारित कर सकता था। ठीक है, और वो जो अध्यादेश पारित करता था उसकी जो अवधि थी कितने महीने की रहती थी? 6 महीने की। ठीक है, आपने अपने यहाँ भी देखा होगा, जो राष्ट्रपति शासन लगता है, अध्यादेश पारित हो जाता है तो उसकी अवधि कितने की होती है? 6 महीने की होती है। तो ये इसीलिए तो पहला पॉइंट क्या है, संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। मतलब यहाँ से जो भारत के संविधान का जो स्टार्टिंग है यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट है आपको काम के है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजों के द्वारा सहयोग की नीति प्रारंभ की गई। सहयोग तो उनको जरूरी है, क्योंकि अगर वो भारत के साथ सहयोग की नीति नहीं दिखाएंगे, भारतीय लोगों को ये नहीं दिखाएंगे कि भारतीय लोगों का वो अपने साथ सहयोग चाहते हैं, तो भारतीय लोग उनका साथ देंगे नहीं। तो इसलिए इसमें एक और पॉइंट क्या है, अंग्रेजों के द्वारा सहयोग की नीति प्रारंभ की गई। पॉइंट नंबर 4, सर्वप्रथम भारतीयों को प्रशासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। देखो इसी से संबंधित मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो हल्की सी पृष्ठभूमि जो बताई थी उसी में आ गया ना। सर्वप्रथम, पॉइंट नंबर 4, सर्वप्रथम भारतीयों को प्रशासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। किस लिए किया गया? इसलिए किया गया कि भारतीय लोग उनके साथ रहे। अगला पॉइंट है नंबर 5, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। ये भी उसी से संबंधित आ गया ना। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, वायसराय गैर सरकारी सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता था। जो वायसराय था वो जो गैर सरकारी सदस्यों को विधान परिषद में नियुक्त कर सकता था। ठीक है, ये जो विधान परिषद में जो नियुक्त होते थे ये इनको कौन करता था? वायसराय मनोनीत करता था। और इनकी जो संख्या रहती थी, इनकी संख्या कितनी रहती थी? 6 से लेके 12 तक। 6 से लेके 12 तक इनको मनोनीत कर सकता था। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने
3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव को मनोनीत किया। जो वहां 1862 में जो हमारा वायसराय था भारत का, लॉर्ड कैनिंग था, उसने 3 सदस्यों को इसमें मनोनीत किया। उसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? पहले नंबर पे एक थे बनारस के राजा, नंबर 2 पे थे पटियाला के महाराजा, और फिर तीसरे थे सर दिनकर राव। ठीक है, इन 3 लोगों को लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय का भारत का वायसराय था, उसने मनोनीत किया। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 में देखो, वायसराय को शक्ति दी गई कि वह उद्घोषणा द्वारा किसी भी प्रांत, प्रेसिडेंसी तथा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। यह अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को। ठीक है, अगला पॉइंट है 9, इसके द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। आप देख रहे हो, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों से जो विधायी शक्ति ली गई थी, वो कौन सा अधिनियम के द्वारा ली गई थी? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। जो मद्रास और बंबई की जो विधायी परिषद जो थी, विधान बनाने की शक्ति जो थी, कानून बनाने की जो शक्ति थी, वो भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। लेकिन इस नियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा पुनः मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। यही जो नियम था, यही जो प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई थी, उसी के द्वारा धीरे धीरे 1937 तक प्रांतों को, जो भारतीय प्रांत थे 1937 तक, जो 1935-37 में जो भारतीय प्रांत थे, 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। किसके द्वारा? इसी शुरुआत के द्वारा। ठीक है, इसमें आपने एक और चीज देखी होगी, इसमें लगा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें केंद्रीकरण अपनी चरम सीमा पर आया गया था। केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी? केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, केंद्रीकरण की शुरुआत हुई क्योंकि उस टाइम क्या गया था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके अंदर मद्रास तथा बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों को उसके अंडर में दे दिया था। तो तब वो केंद्रीकरण का शुरुआत हुई थी, तथा 1833 में केंद्रीकरण पूरी तरह से अपनी स्थिति में आ गया था, अपनी चरम स्थिति उसने प्राप्त कर ली थी 1833 के अधिनियम द्वारा। लेकिन इसके द्वारा क्या हुआ, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंस को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई। ठीक है, शुरुआत की गई। अब देखो पॉइंट नंबर 10 है, इसके द्वारा बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत व पंजाब के लिए भी विधायी परिषदों की स्थापना हुई। ये याद रख लेना कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा पंजाब के लिए विधायी परिषदों की स्थापना की गई। तो ये कौन सा हमारा नियम? भारत परिषद अधिनियम 18। देखो यहाँ परिषद आ रहा है, परिषद अधिनियम पहला ही है, आप इसको याद करने का, ये इस नाम का ये पहला अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 पहला ही है जो इस तरीके के नाम का है। और ये जो परिषदों की स्थापना हुई वो भी इसी के द्वारा हुई। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो, बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब के लिए विधायी परिषदों की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 11, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति दी, जिसके बाद वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा संविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता मिली। ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, ये जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उसने कब बनाई थी? 1859 में। एक पॉइंट में लिख देता ना, 1859 का इंग्लिश लिखा ना। ये जो हमारी पोर्टफोलियो सिस्टम था कब आया था? ये जो संविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया था? 1859 में। और कौन लेके आया इसे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। भारत में
पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले कौन लेके आया? लॉर्ड कैनिंग। और कब, कौन सी सन में? 1859 में। ठीक है, तो इसका पॉइंट दोबारा पढ़ते हैं। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति दी, जिसके बाद वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा संविभागीय प्रणाली को मान्यता मिली। देखो कि इसमें मान्यता मिली, इस अधिनियम के द्वारा उसको मान्यता मिली, लेकिन ये जो प्रणाली लाया था ये कब ले आया था? 1859 में। 1859 में लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर के आया था, लेकिन उसको उस टाइम मान्यता नहीं मिली थी। इस अधिनियम के द्वारा उसको मान्यता मिली। अब देखो पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था? पोर्टफोलियो प्रणाली में परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। जो लॉर्ड कैनिंग जो लाया था पोर्टफोलियो सिस्टम, संविभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली, उसमें था कि जो परिषद थी उसका एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। ठीक है, पॉइंट नंबर 13, कैनिंग ने विभिन्न विभाग अलग अलग सदस्यों को दिए। कैनिंग ने जो विभिन्न विभाग थे, अभी भी देखो आज बहुत सारे विभाग रहते हैं, उड्डयन मंत्रालय हो गया आपका, और रेल मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय होगा, बहुत सारे विधि तुम्हारा अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं। तो कैनिंग ने विभिन्न विभाग अलग अलग सदस्यों को दिए जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था, तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक है, मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव कब पड़ी? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और इसकी मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला पॉइंट है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य की नियुक्ति विधि विशेषज्ञ के रूप में हुई। देखो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था स्वतंत्रता संग्राम के बाद, उसने जो पहले का सिस्टम था उसमें बहुत कुछ चेंजिंग कर दिए थे। ठीक है, तो जब 1858 में वायसराय का पद आया, वायसराय जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया, तो उसकी कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य थे। उसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। तो उसमें 5वें सदस्य की नियुक्ति विधि विशेषज्ञ के रूप में हुई। 5वें सदस्य की नियुक्ति विधि विशेषज्ञ के रूप में हुई। और जो मैंने यहाँ बताया था आपको, वायसराय गैर सरकारी सदस्यों की विधानसभा में मनोनीत कर सकता था। ठीक है, तो ये जो मनोनीत कर रहा था, ये मैंने क्या बोला है, 6 से लेके 12 तक सदस्यों को नियुक्त कर सकता था। देखो 4 उसकी कार्यकारिणी परिषद में पहले थे, 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में इसकी नियुक्ति हो गई। अब जो मनोनीत करेगा ये जो गैर सरकारी सदस्य, वो कहां से लेगा? स्टार्टिंग 5 तो हो गए, 6 से लेके 12 तक, 12 से ज्यादा उसमें नहीं हो सकते। तो उसमें कितने और कर सकता था आप देख लेना। ठीक है, 5 तक ये हो गए, 6 से लेके 12 तक वो कर सकता था। इसके लिए उसने 3 को मनोनीत भी किया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सदन का राव। ठीक है, हमारे इस वीडियो में इतना ही। और ये जो अधिनियम था उससे संबंधित मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको लिखे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है काफी है। और एग्जाम में मैं आशा करता हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाना चाहिए। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपने अगर हमारा वीडियो देख के अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर करके हमको दूसरे लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। हमारे वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या कमी दिख रही है। धन्यवाद, जय हिंद।